क्या हुआ? उस दिन तो आपके पीछे सोई थी क्या? ओके लिसन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। किसको लगने वाला है चश्मा? चलिए अभी हमने जो भी पीछे पढ़ा है उन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर डिमांड करता है। डिमांड कब करता है? जब उसको जरूरत होती है। जब डिमांड होगी तो हम सप्लाई करेंगे। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। और सप्लाई तब करेगा जब उसके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। और प्रोडक्ट्स अवेलेबल कैसे होंगे? प्रोडक्शन से उसको प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। ये आज की अपनी कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, हाउ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर हेल्पफुल व्हाइल प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज। कि प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्शन तो क्या मतलब है प्रोडक्शन का? गौरव, वेरी इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। पूरी जनता सुन रही है कि गौरव नाम का कोई है इनकी क्लास में, सबसे इंटेलिजेंट है वो। देखो बड़ा अच्छा लगा। प्रोडक्शन, यस बताओ। It refers to the process of converting raw material into finished good. वेरी गुड। रोहन, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना। शिवानी, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके कोई कमोडिटी बनाना। मेरी बात नहीं तो क्या हमेशा होता तो वही है ना, मीनिंग तो एक ही है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, इकोनॉमिक टर्म्स में हम बोल सकते हैं ना कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, उनको क्या करना? कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म करना फिनिश गुड इनटू। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस पे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करके या कोई हम क्या करते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिससे एक्टिविटी परफॉर्म करके गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। कैसे गुड्स एंड सर्विसेज? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज which has want satisfying power, in short which has utility, want satisfying power मतलब रिसोर्सेज जो हैं, हमारे रिसोर्सेज पर we perform on some resources we perform some kind of activities by which we convert those resources into a goods and services which can give utility to the consumers। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करना, बनाना जो कंज्यूमर्स को यूटिलिटी प्रोवाइड करे या उसमें वांट सैटिस्फाइंग पावर हो, तभी तो कंज्यूमर्स उसे परचेज करेंगे। यस और नो? तभी परचेज करेंगे। और वांट सैटिस्फाइंग पावर का मतलब होता है हैविंग यूटिलिटी, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फेसेस ऐसे क्यों बना रखे हैं जैसे यूटिलिटी कोई नया वर्ड बोल दिया हो? नो, इजी शब्दों में अगर हम कहें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इजी यही होता है ना आपका। या हम ये भी बोल सकते हैं रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं फॉर क्रिएशन और एडिशन ऑफ समथिंग। समथिंग मीन्स एनी गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच गिव्स यूटिलिटी। ठीक है, क्रिएशन और एडिशन ऑफ समथिंग व्हिच प्रोवाइड्स अस यूटिलिटी, दैट इज प्रोडक्शन। समझ आया प्रोडक्शन?
है क्या? देखो आपके बुक में क्या कहते हैं, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। मतलब आपके जो भी रिसोर्सेज है उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources। और जो भी हमने रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म किया है उसके थ्रू हम कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स द प्रोडक्ट मस्ट हैव वांट सैटिस्फाइंग पावर, तभी हम कहेंगे कि ये प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि इट इज अ क्रिएशन ऑफ मैटर, क्योंकि वी ऑलवेज स्टडी कि अ मैन कैन नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ मैटर। कोई पदार्थ हम जनरेट नहीं कर सकते, ना उसे नष्ट कर सकते हैं, साइंस में पढ़ा होगा आप सबने, है ना। तो उन्हें ना क्रिएट किया जा सकता है, ना हम उसे बना सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि वी कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स। गॉट द पॉइंट? सिंपल एंड इजी, क्लियर। अच्छा, हमने ये कहा कि हमें यहाँ पर यूटिलिटी मिल रही है ना, हमने वर्ड यूटिलिटी की बात की। तो यूटिलिटी किस तरीके की यूटिलिटी मिल रही है हम उसकी बात करेंगे। What kind of utilities we are getting while the goods are produced? Utility. Form utility. What do you mean by form utility? अच्छा, ये टॉपिक तो पढ़ा होगा ना आप सबने, +2 में पढ़कर आए हो क्या? याद नहीं है। प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, रोहन को छोड़ के। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, यूटिलिटी नहीं पढ़ा। यूटिलिटी नहीं था, कंज्यूमर बिहेवियर। हाँ, मैंने 12th बोला। वही बात है, 11th 12th स्कूल टाइम पे। फाइल फॉर्मेट हो गई। कितना अच्छा जवाब दिया ना रोहन ने, सॉरी रोहित ने। रोहन खुश हो जाता है। मैम देख उधर रही है और बात से कर रही है। यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं। जब भी कोई प्रोडक्शन होता है हम कहते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया है उससे डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटीज मिलती है। किस टाइप की यूटिलिटी? सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी, अ पीस ऑफ वुड, अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं कैसे? फर्नीचर। क्या बन गया ये? हाउस हट। चेयर बन गई है, ठीक है। अरे समझ लो, मान लो। इतनी वो नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। देखो तुम्हारे लिए ड्राइंग करने की स्क्वायर बना के उस पे हैंडल लगा दो। कितनी मेहनत कर रही हूँ, देखो तुम्हारे लिए। थैंक यू गौरव, एक तुम्हें ही समझ में आती है बस। बता देना हम क्या बनाए। ये सही था, ये तो समझ में आ गया मुझे। ठीक है, लॉग ऑफ वुड था, एक लॉग ऑफ वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है, क्या वो हमारे कोई काम आ सकता है? गौरव का गई इसमें चलाने के काम आ सकता है ना? लड़ाई में भी। बिल्कुल काम लड़ाई में। देखो फॉर्म यूटिलिटी मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का हमने फॉर्म कन्वर्ट कर दिया और फॉर्म कन्वर्ट करके उसे ऐसे गुड या सर्विसेज में कन्वर्ट कर दिया जो हम यूज कर सकते हैं, उससे हमें पर्टिकुलर यूटिलिटी मिल सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्म यूटिलिटी। समझ में आया? लकड़ी का टुकड़ा था, हमने उसका पूरा फॉर्म ही चेंज कर दिया, चेंज करके हमने फर्नीचर बना दिया, तो फॉर्म कन्वर्ट हो गया उसका, ठीक है। सेकंड, प्लेस यूटिलिटी। बताओ प्लेस यूटिलिटी क्या होगा? जगह बदल दी गई। ट्रांसफर कर दिया होगा प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन प्लेस से उसको कंजप्शन प्लेस तक ट्रांसफर कर दिया होगा। ऐसे मतलब कोई छोटा प्रोडक्ट है, अब समझ जाओ तुम ठीक है। कैसे इसका होगा। एम ये किसी है। प्रोडक्ट ये तो का बना है, दिया इंडिया। किसी प्रोडक्ट का ऐसे- श्रीलंका से समझ जाओ, इंडिया है, ठीक है। उसमें समझ आ गया।
मैं भी ये 2 बार पूछ रही इसकी सुनो पहले। किसी प्रोडक्ट का कहीं कम यूज है उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना जहाँ उसको ज्यादा यूज हो सकता है, जैसे देखो नाम यहाँ पर सी है, वाटर है। हाँ ये भी तो हो सकता है कि एक चीज की यूटिलिटी एक जगह पे तो ज्यादा है और दूसरी जगह पे कम। मैं मछली को दाने में डाल दी। अरे ये वो है मालदीव है ना? मालदीव्स नहीं है ये, लक्ष्मी मिनरल्स है, मिनरल्स होते हैं ना नीचे, मिनरल्स होते हैं। लक्षद्वीप यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। आपकी ड्राइंग पहचान मैं भी क्या कह रही हूँ, लक्षद्वीप और मालदीव से। ये एक बंदा आया यहाँ पर और इसको उठाकर इसने यहाँ पहुँचा दिया और यहाँ इसको सेल आउट कर दिया लाखों में। मैम नाम ऐसे चलती है, आप ऐसे चलाते हो। मैं ऐसे वीडियो ड्राइंग कर रही हूँ ना, ऐसे नहीं बना रही हूँ। आपके टैलेंट को यहाँ पहचानना तो एक तुम ही हो जो बचा सकते हो। लगा ले मक्खन नहीं। मैम वो मक्खन ना तेरे पास ही ऐसे खिसका देगी और तू ही गिरेगा। मतलब खड़े को बोल रहे ये तो फैक्ट्री डाल रहे हो। ओके लिसन, हो गया, बहुत जोक हो गया। फॉर्म यूटिलिटी, किसी प्रोडक्ट का हमने फॉर्म कन्वर्ट किया और उसको एक पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस में बना दिया। प्लेस यूटिलिटी, कोई ऐसी जगह जहां पर वो प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल की बात कर लो। एप्पल, अच्छे एप्पल मिलते हैं कश्मीर में, वो आपको यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, फिर होता है टाइम यूटिलिटी। अब ये बताओ, टाइम पे सामान मिल गया तो बढ़िया है। टाइम पे अवेलेबल हो जाना प्रोडक्ट्स का, जैसे मैं एप्पल का एग्जांपल ले लूं। एप्पल का एग्जांपल ले लो, या फिर अच्छा ये बताओ मैंगो जो है वो कौन से सीजन में आते हैं? गर्मियों में आते हैं, है ना। ऑन एंड अराउंड कब से शुरू होते हैं ये? अप्रैल मई जून, जुलाई अप्रैल मई से हो जाते हैं, जून जुलाई तक आते हैं, ठीक है। ये तो समझ ये तो आ गया। मैंगो है। अब आपको ऑफ सीजन में भी आप लोग मैंगो शेक ले लो। अब मैं मेरा है। ये क्या है ना, मैंगो शेक, मैंगो रस, फ्रूटी मजा आमरस। मैंगो हम लोग एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं। मटर है, सीजनली आते हैं, उन्हें क्या करते हैं हम लोग? स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। तो वो क्या है? टाइम यूटिलिटी। जो जब चीजें अवेलेबल नहीं है बट स्टिल वी गेट दैट पर्टिकुलर गुड और सर्विस। कैसे? जैसे मैंगो था, आप स्लाइस पी रहे हो, कैसे? मैंगो तो केमिकल होता है। जूस सेंटर पर जा रहे हो, जो जूस की शॉप होती है, आपको मैंगो शेक ऑल टाइम अवेलेबल है, कैसे? मिलता है ना। मैंगो सिरप मिलते हैं, कहीं ना कहीं केमिकल है तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो मैंगो यूज करते होंगे ना। तो वो सब कैसे है? दे टेक द एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट गुड एंड द गुड्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम व्हेनेवर इट इज नीडेड। जब भी हमें इसकी जरूरत होती है तो वो गुड्स क्या है? अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। द नेम इटसेल्फ इज डिस्क्राइबिंग, यार तुम देखो इसको, फॉर्म, कन्वर्टिंग द फॉर्म, प्लेस पे अवेलेबल होना जहां आपको जब चाहिए, जहां अवेलेबल नहीं होते वहां से। टाइम यूटिलिटी, टाइमली आपको अवेलेबल कराना। ओके रोहन, अब बताओ सर्विस यूटिलिटी क्या होती है? आई होप तुमने पढ़ ही लिया होगा बुक में क्या लिखा है। नेक्स्ट होता है सर्विस यूटिलिटी। क्या होता है सर्विस यूटिलिटी? ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, जो मैम ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी जो जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जैसे लेबर्स की अगर हम बात करें, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जितने भी लेबर्स हैं उनकी बात करें, तो हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है। जैसे लॉजिस्टिक्स की हम बात करें, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स की हम बात करें, तो वो सारी फैसिलिटीज हमें कहाँ अवेलेबल होती है? विद द हेल्प ऑफ सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, ये होता है सर्विसेज अवेलेबल होना। सो यूटिलिटीज प्रोडक्शन में हमें किस फॉर्म में मिलती है? 4 टाइप्स होते हैं इसके, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। इस तरीके की तुम्हें क्या लगता है मेरा डायग्राम वाकई में बहुत बेकार है? नहीं, मैं बनाती बहुत अच्छा हूँ, ये जानबूझकर बनाती हूँ। मैंने बहुत अच्छे कार्टून्स बना रखे हैं, पूरी मेरे पास बुक है ड्राइंग की। ऐसे नहीं बनाऊंगी तो तुम्हें याद कब रहेगा फिर? बट वो बात अलग है, तुम लोगों को ये फिर भी याद नहीं रहने।
ये एटलीस्ट ये डायग्राम बना लिया करो, इनसे पिक्चर से ना याद आ जाता है कि ऐसा कुछ मैम ने बताया था। अब ये क्या है, यहाँ से वुड का चेयर बन गया, ये चीज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके वो प्लेस पर ले गया, ये एक्सट्रैक्ट किया उसने, रस कलेक्ट करके रख लिया। तो टाइम यूटिलिटी। प्रवेशिका, एक दूसरा भी था तुम्हारी क्लास में कोई जो नेल्स बाइट करता था। नहीं मैम मेरी One, two. नौकरी में लग गई तो इसलिए। मुझे बात करनी तुम्हारे रीजंस भी अलग अलग होते हैं, देखो अजीब है ना, अजीब हो गई। 5 मिनट एक बार रीड आउट करो चारों यूटिलिटीज। ये है ना प्रोडक्शन सिस्टम रीड आउट करना है, बातें नहीं करनी है। मुझे पता है घर जाके कुछ नहीं पढ़ने वाले तुम लोग, बुक रीडिंग कोई नहीं करता होगा। जो बुक रीडिंग करते हैं उनका टेस्ट में रिजल्ट दिख जाता है। अपने साथ मत करो हमारा। अरे रिजल्ट दिखता है ना, बहुत से बच्चों का दिखता है ना रिजल्ट। अब एक एक पॉइंट जो है हो सकता है बहुत बार मेरा मेन फोकस होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए ना। अब कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो आपको बुक में अवेलेबल होते हैं और मैं बोलती हूँ उसको रीड आउट कर लेना। आप रीड आउट नहीं करोगे तो पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, जैसे वो ग्रेटर देन और लेस देन वाला था बुक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बाकी का बचा हुआ घर पे जाके रीड आउट करना, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ दिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही कुछ एक क्वेश्चंस बनकर आएंगे, ठीक है। जैसे देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन refers to the inputs, and input is a good or services which a firm buys for use in this production। ये वाला पैराग्राफ रीड करना, मैं सिर्फ शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है उसको रीड आउट कर रही हूँ, घर जाके आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं सिर्फ मेन जो पॉइंट्स है इसके वो रीड आउट कर रही हूँ। चलिए पहले बताइए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं? इन शॉर्ट रटे रटाई चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये होते क्या है? इनपुट्स। कैसे इनपुट्स? जो कि फैक्ट्री को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अगर आप बीइंग अ प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्शन करना चाहते हो, ठीक है, कोई छोटा मोटा आपको अपना कोई फर्म सेटअप भी करना है, प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? कोई सामान चाहिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जगह चाहिए जहां पे तुम अपनी कंपनी सेटअप कर सको। तो वो चीजें जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो वी नीड दीज फैक्टर्स, ठीक है। विदाउट दीज फैक्टर्स प्रोडक्शन कैन नॉट बी हैपन, प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखो इसमें आपका जो मेन पॉइंट क्या कह रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एबिलिटी आर द 4 फैक्टर्स, रिसोर्सेज which makes it possible to produce goods and services। क्लियर है? जो प्रोडक्ट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं या पॉसिबल फीचर है ये कि प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल कर देते हैं इन चारों की मदद से। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड रेफर्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। The human endeavor is classified functionally and qualitatively in 3 main components। देखिए सबसे मेन चीज इसने क्या बताई है यहाँ पर? लैंड को क्या कहा है? इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर। इट इज नॉट मैन मेड, मैन मेड नहीं है। और बाकी जो तीनों चीजें हैं ये क्या कह रहा है? ये मैन मेड है। समझ आया? Land is a free gift of nature, whereas labor, capital and entrepreneurs are man-made.
समझ आया? Yes, ma'am. यस और नो? लैंड हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जितना नेचर ने भगवान ने बना दिया उतना ही अवेलेबल है, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्या एक ग्लोब से वर्ल्ड से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो लैंड को? नहीं, यू कैन नॉट ना। जबकि लेबर कैपिटल, आप कैपिटल को भी बढ़ा सकते हो। लेबर की अगर हम बात करें, लेबर एंड लेबरर बोथ आर डिफरेंट। वी आर द लेबरर, जो काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज हैं या मजदूर हैं, दे आर नॉट लेबर, दे ऑल आर लेबरर। गेटिंग द पॉइंट? हम लोग कौन है? लेबरर हैं। तो लेबर क्या है ना? तो लेबर क्या है? जो काम कर रहे हैं। जो काम वो कर रहे हैं ना, जो श्रम, जो परिश्रम या जो काम मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को लेबर बोला जाता है। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? ऑल ओवर द चैप्टर ये चलेगा, लेबर लेबर लेबर, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर कि ये क्या है। हम लोग कौन है? लेबरर हैं। और लेबर कौन है? जो मेहनत कर रहे हैं, जो श्रम या जो परिश्रम किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं लेबर। ठीक है, तो अब आप लोग ये कहोगे कि ये तीनों क्या है? मैन मेड। इतना क्लियर हुआ? अब वन बाय वन हम तीनों को करेंगे। सबसे पहला क्या है आपका? लैंड। ठीक है, देखिए लैंड का मतलब क्या है? बुक को रीड करके तो कोई भी बता देगा। लैंड का मतलब क्या है? क्या समझते हो लैंड से? जमीन। इन जनरल लैंड अगर बोला जाए तो हम यही कहेंगे, जमीन का टुकड़ा, पीस ऑफ लैंड या पर्टिकुलर सॉइल है ना, उसे हम लैंड कहते हैं। लेकिन इन इकोनॉमिक टर्म्स लैंड इज नॉट ओनली द पर्टिकुलर सॉइल या पर्टिकुलर सरफेस। लैंड में क्या क्या आते हैं देखो बुक में। इट डज नॉट मीन सॉइल और अर्थ सरफेस अलोन, बट इट रेफर्स टू दी ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? उस लैंड पर, उस लैंड के नीचे, बिलो द लैंड एंड अबव द लैंड, ऑन द लैंड, बिलो द लैंड एंड अबव द लैंड, जो ये चीजें होंगी वो सब लैंड में आएंगे। ठीक है, क्या क्या देखो, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, हीट, ये सब किस में आएंगे? लैंड में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, समझ आया कि लैंड यहां पर क्या है? जो सिर्फ हम एक जमीन को लैंड नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिक टर्म में यहां पर लैंड वो सब कुछ होगा जो अबाउट द लैंड, बिलो द लैंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड हमें अवेलेबल होते हैं। जैसे मिट्टी, मिनरल्स बिलो द लैंड हमें मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, पानी, है ना, वो सब कुछ किस में आते हैं? लैंड में आएंगे। देखिए इसके फीचर्स क्या है लैंड का। कहाँ है भाई? ये सेकंड लाइन की सेकंड लाइन। लैंड इन कॉमन पार्लेंस, ये एग्जैक्ट वर्ड गूगल कर लेना इसका। ठीक है, फीचर्स देखिए, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये हम इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। अगर लैंड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, मैं कहती हूं मुझे पूरी रेवाड़ी खरीदनी है, मिलियनेयर है, तुम लोग मिलियनेयर हो तो मैं भी तो मान सकती हूँ ना, है ना। चलो तुम लोग ही चाह रहे हो मुझे पूरा सेक्टर 3 में जितने भी लैंड है ना मुझे सब परचेज करनी है, परचेज कर लोगे? कर लोगे ना? अरे मिलियनेयर पैसे का मत सोचो, कर सकते हो। तुम कहो मुझे पूरा वर्ल्ड खरीदना है, मुझे और खरीदना है, बढ़ा के दो मुझे, सप्लाई कहाँ से होगी? तो लैंड इज नॉट क्रिएटेड ना, लैंड को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो उसकी सप्लाई फिक्स है। जितना लैंड अवेलेबल है यू कैन परचेज, यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर लैंड, उससे ज्यादा तुम्हें अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, लैंड जो हमारा है वो फिक्स्ड है। जैसे अगर मैंने कहा माइक्रो लेवल में, छोटे लेवल पर लिया, 2 लेवल पर हम बात करते हैं। मैक्रो पे मैंने कहा पूरा वर्ल्ड, उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं कुछ हो सकता ना, उसका परफेक्टली इनइलास्टिक है। और माइक्रो लेवल पर अगर मैं बात करूं, माइक्रो लेवल पर हूं, मेरे पास इतना पर्टिकुलर अमाउंट अवेलेबल है, 100 गज की तुम बात करो, नहीं मुझे 200 गज चाहिए, तो दैट कुड बी ना, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, कब तक, कहां तक, जो आपका प्रॉपर्टी डीलर है या जो सप्लायर होगा उसके पास जितनी लैंड है वो उतना ही तो आपको अवेलेबल करा सकता है ना, उतनी ही वो सप्लाई करा सकता है। तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? कैसी होगी? रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर। लैंड को जलाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, बताओ, लैंड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? यस और नो गौरव? नहीं किया जा सकता ना, उसको कितना भी तोड़ लो, वो लैंड तो लैंड फिर भी रहेगी ना, जमीन तो रहेगी। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो लैंड इज परमानेंट इन नेचर। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। पैसिव है या एक्टिव है? पैसिव है, क्योंकि मैं ये बिना ह्यूमन के यूजलेस है। पैसिव फैक्टर है, ये खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, खुद से कुछ काम नहीं कर सकता। कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर इस पर कुछ परफॉर्म करेगा, कोई एक्टिविटी, तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, लेकिन लैंड खुद से कुछ नहीं कर सकता। लैंड इज इमोबाइल, मोबाइल भी बोलते हैं और इसको इमोबाइल भी बोलते हैं। इसको हम दो चीजों में कन्वर्ट कर, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फर्दर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्लेस की, ठीक है, या फिर मैं यहां बात कर रही हूं ऑक्यूपेशन की। प्लेस मोबिलिटी, इज इट पॉसिबल? आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, मैं फोन करती हूँ, एक काम करो, इंस्टीट्यूट को वहीं ले आओ, मेरे घर के पास ही ले आओ, वहीं पढ़ा देती हूँ। पॉसिबल है? नहीं है ना। प्लेस मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, तो ये कैसा है? इमोबाइल है, इमोबाइल, ठीक है। ऑक्यूपेशन हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। माना कि जो इंस्टीट्यूट है ये मेरा अपना है, ये लैंड है, जो बिल्डिंग है जिस पर मैंने इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये मेरा है। इंस्टीट्यूट ना चला के मैं यहाँ पर जिम खोल दूं, ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया, मेरी मर्जी, मोबिलिटी है ना। जिम ना खोलूं, कुछ और खोल दूं, तो मेरी मर्जी, मोबिलिटी है ना। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी तो पॉसिबल है, लेकिन प्लेस मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। समझ आया? छोटी छोटी बातें हैं बट जरूरी बातें हैं एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। Yes, you can use the land for various purposes. Land is heterogeneous. Heterogeneous मतलब एक होता है homogeneous और एक होता है heterogeneous. Homogeneous मतलब similar, एक जैसा, same to same. Heterogeneous is उल्टा, different, अलग अलग, है ना। जैसे कहीं का जो soil है वो fertile है, कहीं अनफर्टाइल है, जैसे उपजाऊ है कहीं की जमीन और कहीं की उपजाऊ नहीं है। तो कहने को लैंड है, सिमिलर है, बट उसके अलग अलग फीचर्स है। तो लैंड भी हेट्रोजीनियस हो सकती है। समझ आया? लैंड छोटे छोटे टॉपिक हैं, इजी इजी है, इंटरेस्टिंग से हैं टॉपिक्स, समझोगे तो ठीक है। आगे चले, सेकेंड हम बात करेंगे लेबर की, ठीक है। लेबर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हम जो पर्टिकुलर पर्सन है उसे क्या कहते हैं? लेबरर, लेबरर, है ना। और जो हम श्रम परिश्रम करते हैं या जो भी वर्क परफॉर्म किया जाता है उसे हम कहते हैं लेबर। तो लेबर क्या होता है? हमारी मेहनत, दैट कुड बी फिजिकली और मेंटली। फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन जो भी होगा दैट इज लेबर। क्या लिखा है? लेबर मीन्स एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। The efforts of body or of mind undergone partly or wholly with a view to secure an income apart from the pleasure. Important point है ये, देखो अंडरलाइन कर लेना। जैसे हमारी सबकी मम्मी क्या करती है? घर पे काम करती है, पूरा दिन बेचारी बहुत मेहनत करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, उफ तक भी नहीं करती है ना। ये भी कभी नहीं कहती कि मुझे मेरी तनख्वाह दो, मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ। बहुत सारा काम करती हैं, करती नहीं करती हैं? मम्मी के लिए तो हाँ बोल दो, करती है ना। तो वो कभी भी ये नहीं कहती कि मेरी इनकम बनी है, मुझे इनकम चाहिए, है ना। तो वो क्या है? वो अपने
खुशी से उनका प्यार है जो अपनी फैमिली के लिए, तो वो लेबर के अंडर नहीं आता है। वहीं अगर हम लोग मेड रख लेते हैं, मेड भी बेचारे पूरा दिन काम करती है, कितना मेहनत का काम करती है, लेकिन बदले में इनकम लेती है, अपनी सैलरी लेती है, तो वो लेबर के अंडर आता है। ठीक है, जो हम अपनी खुशी से, अपने प्यार से, लव से, अफेक्शन से, या अपने सिर्फ मजे के लिए, फॉर बीइंग प्लेजर, हम जो भी काम करते हैं वो लेबर के अंडर नहीं आता है। व्हेन इट इज डन फॉर सम अर्निंग सम पर्टिकुलर इनकम, तो तभी वो लेबर में आता है। हाँ जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई तो ही। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना, इनकम जनरेट हुई और उससे हमने पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। चलिए इसके फीचर्स की बात करते हैं। ह्यूमन एफर्ट, यस ह्यूमन एफर्ट है, मेहनत की जाती है, कुछ ना कुछ परफॉर्म किया जाता है। There are certain human and psychological considerations which may come up unlike in the case of other factors. Therefore, leisure, fair treatment, favorable work environment are essential for laborers. देखिए ह्यूमन एफर्ट, डेफिनेटली ह्यूमन एफर्ट तो होता ही है, मेहनत हम लोग करते हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं दैट कम्स अंडर द लेबर, है ना, लेबर के अंडर आता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन एंड साइकोलॉजिकल कंसिडरेशंस भी होते हैं। ह्यूमन कंसिडरेशंस में क्या होता है, जैसे संडे है, संडे को बोला जाए कि क्लास ले लो, या आपको बोला जाए जाके पढ़ लो। आज संडे है, आज बिल्कुल मन नहीं है मैम पढ़ने का, और सैटरडे को छुट्टी करवा दी तुमने। संडे है, सर फोन करते हैं मैम आज बच्चे आ गए हैं, डाउट सेशन है, पढ़ना चाहते हैं, बस 2-3 घंटे की क्लास होगी, आ जाओ। सर आज तो संडे, आज तो छोड़ दो, आज तो नहीं। तो ये क्या है, ह्यूमन कंसिडरेशन जब नहीं होता। साइकोलॉजिकली भी होता है, जैसे आज मेरी तबीयत खराब है, आज पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं है, आज पढ़ने का मूड नहीं है, मैम आज भूख लग रही है, आज खाना नहीं लेकर आए, मैम आज उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मेरा भी नहीं कर रहा, आज मत पढ़ाओ मैम। तो ये क्या है, ये आपके सारे साइकोलॉजिकली कंसिडरेशंस हो जाती है। नेक्स्ट, लेबर इज पेरिशेबल। एक कहावत है, डेज लेबर गॉन, गॉन फॉर एवर। Days labor gone, any days or some days labor gone, that's gone forever. आज मैंने काम नहीं किया, आज मैंने छुट्टी कर ली, कल आके कहती हूँ नहीं कल वाला काम करना है, पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। If some particular days labor is gone, that means it's gone forever. वो गया, उसके वो खत्म हो गया, आप उसको दोबारा नहीं लेकर आ सकते हो, you cannot bring it back. So ये कहता है कि लेबर इज पेरिशेबल, इट इज वेरी हाईली पेरिशेबल। ठीक है, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, यस लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, खुद से हम काम करते हैं, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, डिस्कस कर चुके हम कि लेबर और लेबरर दो अलग चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे बहुत बार आपने डायलॉग सुना होगा ना, मूवीज में, पिक्चर्स में देखा होगा, आज इस वीडियो में किसी को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, मूवीज में देखा होगा ना, क्या डायलॉग आता है, टूटा फूटा सा कुछ याद है कि मैंने अपनी मजदूरी बेची, खुद को नहीं बेचा है, कि ऐसा कुछ आता है ना, कि ईमान पे नहीं है, इस पर ही कुछ आता है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, टूटा फूटा सा कुछ याद है, जैसे कटप्पा टूटा फूटा याद आ रहा था, ऐसा कुछ है, आता है पुरानी मूवीज में, शायद में भी अमिताभ बच्चन की मूवी में है, नहीं अमिताभ बच्चन की किसी मूवी में है, हाँ कुली में होगा। इंग्लिश में जो हम पर्टिकुलरली बोलते हैं, ये बोला जाता है कि द लेबर सेल्स हिज लेबर नॉट हिमसेल्फ, वो अपनी जो सेवाएं हैं वो देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, खुद को नहीं बेचता, कि मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, मैंने अपने आप को नहीं बेचा कंपनी में जॉब करने के। ऐसा कुछ डायलॉग बहुत सारी मूवीज में बहुत बार बार आते हैं। तो मतलब आप कहीं पर्टिकुलरली वर्क करो, दैट मीन्स यू आर गिविंग योर लेबर, नॉट यू आर सेलिंग योरसेल्फ, है ना, अपने लेबर नहीं दे रहे हो आप। नेक्स्ट देखिए, लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, यस इट इज, सबकी एफिशिएंसी कैपेबिलिटीज अलग होती हैं। ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, यस ऑफ कोर्स, जरूरी नहीं है कि सारे लेबर प्रोडक्टिव हो। ठीक है, कैसे,
जैसे मैं यहाँ पर आई, ठीक है, अच्छा ये इसका ये टॉपिक है, चलो रीड आउट कर लेना, चलो पढ़ लेना आप, ठीक है, हाँ जो समझ है, ये देखो ये इसमें ऐसा होता है, चलो बुक डन, ओके डन। इज इट प्रोडक्टिव? समझ आएगा? नो। अभी देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ तुम बता रहे हो, कुछ मैं बता रही हूँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तुम लोग आंसर भी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना, समझ में आ रहा है, बोल रहे हो, तो मतलब तुम्हें समझ आया, यस द क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो समझ आया, तो हाँ ये आज का दिन जो था, आज की जो मेरी लेबर थी वो प्रोडक्टिव थी, कुछ मुझे इन रिटर्न मिला, हाँ जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार जो भी लेबर फंक्शन परफॉर्म होगा वो प्रोडक्टिव होगा ही होगा, है ना, तो वो डिफर भी हो सकता है, मे नॉट बी प्रोडक्टिव ऑल्सो। लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, सबसे ज्यादा वीक होते हैं बार्गेनिंग में। कैसे समझ रहे हो इस पॉइंट को? क्योंकि मैम लेबर बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। सेकेंडली इसमें क्या होता है, जैसे अवेलेबल है तो यस ऑफ कोर्स विल ऑलवेज पे लेस, ठीक है, और लेबर बीइंग मेनी नंबर्स तो क्या करते हैं, अरे कुछ न से तो कुछ बेटर है। जैसे रिक्शा वाले होते हैं, हम कहते हैं अगर वो 100 रुपए मांग रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं उनसे, है ना, शॉप पे जाके कभी बार्गेनिंग की है, इवन हम रेडियो पे बहुत बार्गेनिंग करते हैं, तो कहते हैं नहीं भैया 50 रुपए लगते हैं, तुम 70 रुपए ले लेना, इतना पहले ही कम कर देंगे, अरे बैठा हूँ इससे अच्छा तो कुछ तो मिले, तो वो कहता है अच्छा ठीक है चलो। मेड्स होते हैं उनके साथ भी हम नेगोशिएट करते हैं, करना है तो कर लो वरना ठीक है नहीं रहने दो, फिर उनको लगता है यार कुछ ना करने से तो बेटर है कि कुछ तो मिल रहा है ना, तो इसलिए देयर बार्गेनिंग पावर इज वीक और वी कैन से इट्स वेरी पुअर। लेबर इज मोबाइल, it's a mobile factor. There is no rapid adjustment of supply of labor to the demand for it. The total supply of labor cannot be increased or decreased instantly. Can you increase or decrease the supply of labor instantly? No, we cannot. Yes, but we can arrange some, but कुछ time period होना चाहिए. Instantly we cannot increase. Choice between hours of labor and hours of leisure. हाँ? आरामदेह, आराम करना, फ्रीली बैठना या कम काम करना, आइडियल बैठना, उसे हम कहते हैं लेजर, ठीक है। तो देखो लेबर का जो अपना खुद का चॉइस होता है, आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, कि मुझे कितने घंटे काम करना है और कितने घंटे बैठना है, ये मेरी अपनी चॉइस होती है। कैसे? हमने एक कर्व किया था अगर आपको याद हो तो, बैकवर्ड बेंड वाला, उसमें क्या था कि जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारी लेबरर जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं, तो क्या होता है जब शुरू में हम कई नई जगह काम करते हैं या हम नया अपना करियर शुरू करते हैं, वी ऑलवेज वर्क मोर, हम अपना फुल मतलब जो भी अपनी कैपेबिलिटी है पूरा दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है तो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ परफॉर्म कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी एफिशिएंसी दिखाना चाहते हो, रेस्ट कम करते हो, काम ज्यादा करते हो। जैसे 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 आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है, यू गेन समथिंग, हो सकता है आपने कुछ अपना अचीवमेंट कर लिया है, आपका कुछ टाइम निकल जाता है, तो यू विल प्रेफर टू वर्क कम एंड रेस्ट मोर। तो ये अपना चॉइस है हाउ वी वांट टू वर्क। समझ आया लेबर? नेक्स्ट वील टॉक अबाउट कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? व्हाट इज कैपिटल? मनी, वेल्थ। जब भी इन जनरल कैपिटल की बात की जाती है तो हम यही कहते हैं मनी, कैपिटल, वेल्थ इज कैपिटल, ठीक है। तो बट कैपिटल एक्चुअली होता क्या है? कैपिटल इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ वेल्थ विच जनरेट्स मोर वेल्थ। समझ आया? इट इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ विच हेल्प्स टू जनरेट मोर वेल्थ, तभी हम उसे कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है। आपके घर में आपने एक जिम खोल रखी है, ठीक है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसको यूज कर रहे हो, बहुत पैसा है? एक पर्टिकुलर पूरी एक बिल्डिंग बना रखी है जिसमें तुमने अपना अच्छा खासा जिम खोल रखा है, खुद यूज कर रहे हो, पापा यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? दैट्स योर वेल्थ। लेकिन जब आप उसमें बाहर के लोगों को आने की परमिशन देते हो और उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी वो वेल्थ है, वेल्थ और इंक्रीज हो रही है कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके, तो वो आपका क्या होगा? कैपिटल। समझ आया?
कोई भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग द वेल्थ, तो हम उसे कहेंगे कैपिटल, अदरवाइज योर वेल्थ इज योर वेल्थ। ठीक है, तो कैपिटल में क्या क्या आता है, क्या क्या आएंगे कैपिटल में? जो प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल्स, सारी एसेट्स आएंगी आपकी। अच्छा, किसी ने ये कुछ सोचा? चलो, कैपिटल में जैसे सबसे पहले हमने कहा मनी, मनी आती है आपकी, है ना? इसको क्या हुआ? लैंड, प्लांट, मशीनरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके कैपिटल में आते हैं, है ना? यस। और क्या आते हैं कैपिटल में? क्या बोल रहे हो गौरव? कौन? और क्या आता है कैपिटल में? योर गुडविल, योर नॉलेज, नॉलेज भी कैपिटल है ना, संपत्ति है ना तुम्हारी। यस मैम। बस गौरव नहीं यहाँ पर है, गौरव यहाँ बोल रहा है। ठीक है, ये सब आपके कैपिटल में आती है। देख लो, एक बार नजर दौड़ा लो। Any doubts till now? No? Nobody? Not even a single student? इसमें टेंजिबल में है ना, ये दे रखी है कॉपीराइट, वो तो लैंड तो लैंड है, फिर ये कैपिटल में क्यों? टेंजिबल में दे रखी है, करेंगे। टाइप्स होंगे ना इसके भी, हाँ टाइप्स पे आएंगे अभी, रुको, आएंगे टाइप्स पे भी। I said money, land, plant, machinery, vehicles, gold, silver, goodwill और जो भी सारी चीजें हैं, नॉलेज, ये सब आपके कैपिटल के अंडर आते हैं। सोचा जब हमने लैंड अलग से कर लिया तो why land here? क्योंकि मैम लैंड से भी तो वेल्थ बढ़ती है ना, उसमें मतलब लैंड भी एक टाइप से वेल्थ। तो लैंड हम यहाँ कर चुके हैं ना। 3 फैक्टर्स बता सकते थे, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो लैंड अलग से क्यों दिए? बैलेंस शीट में मतलब दो साइड होती है, ऐसे जो होती है वो। This is not the correct answer. हाँ, इसमें छोड़ दो। मैम लैंड ना फर्दर प्रोडक्शन वगैरह के काम आती है। Land is a free gift of nature and capital is a man-made. It is not free gift of nature. Land हालांकि कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है और स्टार्टिंग में ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया था कि लैंड जो है हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर और बाकी सारे कैसे हैं, मैन मेड है, तो इसलिए लैंड को इसमें से अलग किया है। बाकी सारे देख लो मैन मेड है, मैन मेड है ना, इसलिए इस पर्टिकुलर लैंड को अलग लाया गया एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अदरवाइज लैंड भी इसमें आता है। इसमें इंक्लूड कर लेते क्योंकि वो वैसे तो कोई यूजफुल है ही उसका, मतलब वुमन उसको यूजफुल बनना है। इसमें प्रोडक्शन के लिए कैसे भी एडिशन वगैरह करते तो हम लोग उस पर जो भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मैन मेड है, लेकिन जब इसको स्पेशल फीचर दिया गया है, जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इसको फीचरिस्टिक किया है, अलग किया है, तो तुम और हम तो पढ़ ही सकते हैं, है ना? इसको इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं। नो, वी कैन नॉट इंक्लूड, क्योंकि इसका मेन फीचर है कि जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से एक फंक्शन, एक फैक्टर ऐसा है दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो फ्री गिफ्ट है। याद रखना है ये आपको, गोल्ड भी फ्री गिफ्ट है। गोल्ड का, सिंपल गोल्ड का करते क्या हो, मैन मेड है भाई वो सब, कैन जनरेट, खान में जाता है वहीं से गोल्ड वहां भी आती है, हाँ, यू कैन जनरेट ना। मिनरल्स तो सारे कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देखो, चलो टाइप्स की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, बताओ क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल? जो एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा प्रॉफिट नहीं, मैम जो बेनिफिट जो देता है प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका बेनिफिट एक साथ ज्यादा मिलता है। We get benefit for more than 1 year. मैम एक साथ मतलब Account अकाउंट में ज्यादा भी मिलता है करते और हैं। प्रोडक्शन करने में काम आता है, जैसे मशीनरी वगैरह। फिक्स कैपिटल जो एक मतलब कर दी, मतलब
एक बार लगा दी उसको फुल टाइम हम यूज करते रहते हैं, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। अकाउंट्स मैंने भी पढ़ी है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, ओवर अ टाइम पीरियड हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें आती है आपकी मशीनरीज आ गई, टूल्स आ गई, ठीक है। देन सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो दोबारा मतलब उसमें more- एक बार यूज करते हैं और दोबारा वो यूज नहीं कर सकते। जैसे रॉ मटेरियल जो इनपुट्स हमने पुट किया, एक बार यूज किया, उससे कोई प्रोडक्शन हो गया, दोबारा यूज नहीं कर सकते। फ्यूल्स, जैसे पेट्रोल आप यूज कर रहे हो, फ्यूल्स यूज कर रहे हो, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे सीड्स। रियल कैपिटल वो सारे फिजिकल गुड्स होंगे जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट। ह्यूमन कैपिटल जो ह्यूमन स्किल और एबिलिटी के बेस पर है, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. टैंजिबल, अच्छा इसकी बोल रहे हो तुम अंशी? Tangible capital can be perceived by senses, whereas intangible capital is in the form of certain rights and benefits which cannot be perceived by the senses. ये इसने intangible के एग्जाम्पल दिए हैं, हाँ ये intangible के एग्जाम्पल दिए हैं। इंडिविजुअल कैपिटल जो जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सोशल कैपिटल जो सोसाइटी को भी बिलोंग करती है, लाइक रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है भाई? सॉरी, इट्स नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स वेल्थ को और बढ़ाना, है ना। तो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो क्या कहता है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स, ठीक है। ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाएंगे, लाइक मशीन, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, टू यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। इस पर मत घुसो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। हम डायरेक्ट इसके स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग नहीं है, 12th में यही इजी है बिल्कुल, रीड आउट करोगे ना उसी से समझ में आ जाएगा। सिंपल आपका डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग जो है ना, नेचरिस्टिक चीजें बिल्कुल बताई गई हैं। शायद इसमें डाउट तो कुछ अभी तक आया होगा नहीं तुम्हारा ना। देखो स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की क्या स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सपोज मानो ये कौन है, हाँ बन जाने दो, फिर बताती हूँ। एक बैंक है, ठीक है। ये चलो मैं ही हूँ, ठीक है। अरे मैं पता नहीं क्या बोलने वाली है। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने वो बैंक में क्या किए, मेरी सेविंग्स थी, मैंने वो बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। बैंक में जब मैं डिपॉजिट करूंगी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेविंग्स की हम बात करें कि इतना सेविंग्स था, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया या डिपॉजिट करने के लिए जा रही हूँ। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेविंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो मेरी सेविंग ज्यादा होगी, ज्यादा डिपॉजिट करूंगी ना, सेविंग ज्यादा डिपॉजिट करूंगी अगर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज लाएंगी, जैसे अगर मुझे सेविंग्स पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा अगर, तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा सेविंग्स करूंगी, ज्यादा डिपॉजिट करूंगी, है ना। टैक्स डिडक्शन जैसे एफडी पर होता है कि अगर आपने एफडी ले रखी है तो आपको उस पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा, है ना। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। आपने हो सकता है देखा हो, सुना हो कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, टैक्स से बचने के लिए इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, कि जैसे इंश्योरेंस ले लेना, है ना। तो इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो आप क्लेम कर सकते हो रिफंड के लिए, या आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वो टैक्स डिडक्शन ही है। तो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप ज्यादा उसको सेव करने की कोशिश करोगे, ज्यादा सेविंग्स आप करोगे, ठीक है। और होती है हमारी इनकम। इनकम ज्यादा होगी तो
अगर इनकम बढ़ेगी, आंसर करना है इसका, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, ठीक है, और डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो सेविंग कैसे बढ़ाओगे? डिमांड कंजम्पशन कम करके? नहीं, इनकम भी तो बढ़ रही है। तो मतलब इनकम बढ़ेगी तो उसका कुछ पार्ट तो जो है उसको हम डिमांड के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। सोचो। और बचे आपने कहा इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ेगी तो हम सेविंग्स बढ़ाएंगे, और एक तरफ कह रहे हो इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड बढ़ाएंगे। जब डिमांड बढ़ेगी सेविंग्स कम होंगी तो सेविंग्स कैसे बढ़ेगी? जब डिमांड बढ़ेगी तो दैट मींस आप खर्चा कर रहे हो, जब खर्चे कर दोगे तो सेविंग्स कैसे बचेगी? मैम उसकी प्राइस तो सेम रहेगी ना, उन तो- दूसरा सर्विसेज का प्राइस तो सेम डिमांड भी तो डिमांड बढ़ा रहे हो ना। कंज्यूम करेंगे, वो पैसे तो ज्यादा हो पहले जाएंगे। 20 रुपए की इनकम हो रही थी, हम्म, तो 15 का कंजप्शन होता था और 5 की सेविंग। हाँ अब अब 25 की हो इनकम गई इनकम, तो 17 का तो वो कर दिया हमने कंजप्शन। तो उससे सेविंग्स भी तो बढ़ी यही हम एग्जैक्ट बोला, वेरी गुड। यही होता है कि रिलेटिवली हम क्या कर रहे हैं, कम डिमांड कर रहे हैं। अगर मेरी इनकम 1 लाख है और बढ़ के 2 लाख हो गई तो मैं ऐसा थोड़ी ना पूरा 1 लाख का 1 लाख स्पेंड कर दूंगी, या इतनी 1 लाख मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर 1 लाख इनकम बढ़ रही तो हो सकता है कि मैं 10-15 हजार ज्यादा डिमांड करूं, इतना ही रिलेटिवली हो सकता है ना। बट हम सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करेंगे, जब इनकम बढ़ जाती है तो हम सेव ज्यादा करते हैं, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी और हमारी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। तो चलो मैंने सेविंग्स की 10 लाख रुपए मैंने बैंक में डाले, तो बैंक में क्या ये पैसे पड़े रहेंगे? नो नहीं ना, सेविंग्स गई बैंक में, तो बैंक ने क्या किया? लोन दे दिया, बैंक ने किसको दे दिया? लोन पे बैंक ने लोन दे दिया, यानी उसने क्या किया? बैंक ने मोबिलाइज कर दी सेविंग्स, है ना, मोबिलाइज कर दिया, यानी आगे फॉरवर्ड कर दी सेविंग को। किसको? जिसको जरूरत है उसको। किसको फॉरवर्ड कर दी? लोन टेकर इसको लोन चाहिए, रतन टाटा को। एवं नहीं शाम किसको कर दी? नीता अंबानी याद आ रही है इसको। रतन टाटा को कर दी। अब रतन टाटा क्या करेगा? इसने लिया एज अ लोन ले लिया, ठीक Invest है। करेगा। लोन लेके क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं क्या करेगा? Invest। इन्वेस्ट करेगा, इसको इन्वेस्टमेंट हुई, यस मैम तो इसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट हुई, इसने इन्वेस्ट की कहीं से, वो कैपिटल इसकी जनरेट हो गई ना, यस मैम तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट या कैपिटल जनरेशन, या हम बोल सकते हैं फर्दर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल या फर्दर प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ। इसने यही किया ना, इन्वेस्टमेंट लेके उसने इन्वेस्ट कर दिया, ये पैसा यहाँ से लिया, उसने इन्वेस्ट किया, उसको रिटर्न में मिलेगा, ऐसा उसका कैपिटल उसने लगाया, यानी पैसे का पैसा बनाया, यस मैम यही बोलते हैं ना। तो पार्ट ऑफ वेल्थ लगाकर उसने और वेल्थ जनरेट की। सो दिस इज हाउ द कैपिटल फॉर्मेशन वर्क्स। क्या हुआ? वो ऐसे कर गए जैसे सांप आ गए हो, ठीक है। सेविंग सी, वी मोबिलाइज द सेविंग, देन इन्वेस्टमेंट, एंड देन हाउ द कैपिटल इज फॉर्म। समझ गए हम ये वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आता है आपका एंटरप्रेन्योर। हु इज द एंटरप्रेन्योर? एंटरप्राइज सुना है ना? यस मैम क्या होता है एंटरप्राइज? बिजनेस। बिजनेस इज एन एंटरप्राइज। जो उस बिजनेस को चलाता है, उस एंटरप्राइज को चलाता है, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अ पर्सन हु कोऑर्डिनेट्स, मैनेजेस एंड बियर्स द रिस्क इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। वो एंटरप्रेन्योर होता है। He has also called as the organizer, the manager and the risk taker. तो फंक्शंस क्या है इसके? देखो भाई, इनिशिएटिंग द बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। The first and foremost function of an entrepreneur is to initiate a business enterprise. Highlight कर लेना भाई इसका। The first and foremost function है, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? To initiate the business enterprise. बिजनेस को स्टार्ट करना पहला फंक्शन है। नेक्स्ट इनोवेशन पर आओ अब एक बार जरा। इनोवेशन होगा ना एक पॉइंट, यस मैम वहां पर देखो
कंप्यूटर क्या करे, द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस। गौरव जरा फैन ऑन करके आना, बहुत देर हो गई। मैम सर ने मना किया था कि एसी की स्पीड बढ़ा देंगे पर फैन ऑन नहीं करना, अब AC लाइट नहीं आ रही ना। इसमें आवाज आती है। अच्छा चलो बुक में देखो, द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस। क्या लिखा है यहाँ पर? ट्रू फंक्शन, है ना, कि इसका असली फंक्शन क्या होता है? इनोवेशन करना। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? वो फर्स्ट था। फर्स्ट था मैम। मैं भी तो वही कह रही हूँ, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, आपसे ट्रू फंक्शन पूछा जाता है तो योर आंसर विल बी इनोवेशन। फर्स्ट फंक्शन पूछा जाता है तो योर आंसर विल बी टू इनिशिएट द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को इनिशिएट करना वो उसका पहला फंक्शन है। और ट्रू फंक्शन इज इनोवेशन एंड रिस्क बियरिंग। ये तीनों आप लोग अभी पढ़ोगे, तीनों पॉइंट्स। देखो थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। इनिशिएटिंग द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करना, माइंड में बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया आता है किसको? एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क भी पूरा उसका होता है। जो भी रिस्क आता है, अगर कंपनी लॉस में चली गई तो वो ये तो नहीं कहेगा मेरे अंडर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, बिजनेस क्यों नहीं चला, उसका लॉस तुम बेयर करोगे। ये तो नहीं होता ना। बिजनेस चलता है या नहीं चलता है, सारा रिस्क किसके ऊपर है? एंटरप्रेन्योर के ऊपर है। चीजें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अदर फैक्टर्स है, उनको कोऑर्डिनेट करना, मैनेज कराना, वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एंटरप्रेन्योर की होती है। ठीक है, इनोवेशंस करना, इनोवेशंस होते हैं ना नए नए। यस मैम। जैसे फोन था, फोन पहले कैसे आते थे? कीपैड वाले। लॉक सिस्टम कैसा आता था? पैटर्न आता था ना। अब थंब या फेस आईडी। इनोवेशन हो गया ना। तो इस तरीके के इनोवेशंस होते हैं। इससे क्या होगा कि वो जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन के पर्पस से नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊं, मिक्स्ड जूस आता है ना। किस किसने पिया है मिक्स्ड जूस? मिक्स्ड जूस हर कोई पीता है ना। सिंपली वो बहुत सारे फ्रूट्स को मिक्स करके उसका जूस बना देते हैं। ठीक है, कोई साउथ गया है, स्पेशली तमिलनाडु गए हो? बैंगलोर। अच्छा, चेन्नई या उससे आगे जब मदुरई जाते हो तो वहां का मिक्स जूस कैसा मिलता है? यू कांट इवन इमेजिन। मिक्स जूस बनाते हैं, देन जितने भी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं उनको पता नहीं किस क्रीम में, किस आइसक्रीम में क्या करते हैं, पूरा अच्छे से मिक्स करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस काट के उसको उस मिक्स जूस में डाल देते हैं। और ऊपर से वो क्रीम एंड आइस एंड पता नहीं क्या करके, चेरीज और वो एक वो लगाकर आपको ऐसे सर्व करते हैं। आपको ऐसे स्ट्रॉ देते हैं, एक स्पून देते हैं उसके साथ खाने के लिए। इतना टेस्टी, यू कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि मिक्स जूस ऐसे बन सकता है। स्टार्टिंग के कुछ टाइम में मैं वहीं रही थी। ठीक है, जब वहां से हम लोग यहाँ आए तो वी थॉट कि वही मिक्स जूस होता होगा। आए भैया बस मिक्स जूस तैयार कर दो। अरे ये क्या फ्रूट्स कहाँ है इसके अंदर के? बोले कौन से फ्रूट्स? मिक्स जूस ऐसा बनता है क्या? यहाँ तो ऐसा ही बनता है, तुम कहाँ की बात कर रही हो? मैं तो चल छोड़ो, कहीं और की बात कर रही हूँ, ये पी लेते हैं। तो सोच रहे हो ये इनोवेशन है। तो वहां अगर वो पर्सन जाता है, वहां देखते हैं लोग तो आकर फिर कॉपी करना शुरू कर देते हैं हर कोई, है ना। तो वो चीजें इनोवेशन, तो कुछ अट्रैक्टिव लगता है। एक कहीं का बताते हैं, मुझे याद नहीं है त्रिपुरा का है या कहाँ का है, वहां पर मिलता है कोकोनट क्रश। अंदर की वो मलाई निकालते हैं, पूरी मलाई निकाल के उसके अंदर ही बहुत फेमस है मैम वहाँ पे। मिक्स करके वो देते हैं। तो कभी सोच भी नहीं सकते, हम सिंपल पी लेते हैं और उसकी वो जो मलाई है वो खा लेते हैं। हम जब न्यू गए थे तो पहले पी लेते हैं, फिर कहते हैं हम त्रिपुरा में मिलता है ना? नहीं, बैंगलोर में भी मिलता है। कह रहे रुको रुको अभी बच रहा है। मैंने कहा क्या बच रहा है? फिर उसको काट के ऐसे 2 हिस्से कर देते हैं, फिर उसकी वो निकाल के उसमें मिक्स विक्स करके तब देते हैं स्पून से खाने के लिए। नहीं नहीं, तुम फिर दूसरी बात कर रहे हो। मैं जो बात कर रही हूँ वो क्या है, उसका जो पानी है कोकोनट वाटर, उसको निकालते हैं। ठीक है, फिर उसको काट के उसके अंदर की जो मलाई बोलते हैं वो निकालते हैं, क्रीम मलाई जो भी है वो उसमें डाल के मिक्सी में घुमाते हैं। मिक्सी में घुमा के आपको फिर वो देते हैं। उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। मिक्सी में घुमाने से उसकी मलाई मिक्स हो जाती है उसके अंदर और वो क्रश हो जाता है। कुछ कुछ टुकड़े आते हैं, आप सिप करते हो, कुछ टुकड़े आते हैं। तो मतलब रियली इट लुक्स यमी, इट लुक्स एंड इवन इट टेस्ट यमी। तो वो इनोवेशन है ना। तो एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू सो दैट कि कस्टमर
the objective would be achieved. Done. Factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. आज घर जाओगे, घर जाके रीडिंग करोगे, कोई डाउट्स आते हैं मैसेज में, ठीक है? चलिए आगे देखें, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। एंटरप्रेन्योर का भी टॉपिक यहाँ खत्म नहीं हुआ है। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फटाफट कर लेंगे। इन शॉर्ट रीडिंग करोगे समझ में आ जाएगा, सब कॉमन है। देखिए ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, जब हम ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, छोटा सा वहां पे हाईलाइट कर लेना, या तो सर्वाइवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, कॉमन सी बात है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली ही वांट्स टू सर्वाइव, रहना चाहता ना, इतना वो पैसा लगा रहा है तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस सर्वाइव ना करे, खत्म ही हो जाए, बंद कर दूं उसको, नहीं ना। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ये बोल सकते हैं कि कोर ऑब्जेक्टिव है, बेसिक। वो हमेशा ये चाहेगा कि जो भी मैंने कॉस्ट लगाई है वो कॉस्ट रिकवर हो जाए, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले और मेरा जो कंपनी है, मेरा जो बिजनेस है वो सरवाइव करे मार्केट में, मुझे एज अ बैड डेट ना फेस करना पड़े, बैंकरप्सी जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो उसका मेन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव यही होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इकोनॉमी में हम बात करते हैं हमेशा वेल्थ की, है ना? तो प्रॉफिट, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इवन बिजनेस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग हो, तभी तो हमें अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे, हमें बोनस मिलेंगे, हमारी इंक्रीमेंट्स भी तभी लगेंगी। लॉस मेकिंग कंपनी में कोई भी काम करना नहीं चाहता। इवन इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंकर्स है, हर कोई चाहता है जिससे हमारा कनेक्शन हो वो प्रॉफिट मेकिंग हो, सो दैट उसका कहीं ना कहीं पार्ट हमें भी एज अ प्रॉफिट मिले। अच्छा, इसमें दो मेन पॉइंट्स की बात की है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। एक तो क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहा है और एक अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहा है और अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा है। इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट यहां से निकल जाएगी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। चाहे इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, दोनों का यही होगा। बट ये जो हमारी कॉस्ट है, डिफरेंस को सुनना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो कॉस्ट हम यहाँ ऐड कर रहे हैं इसमें हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो इसे हम कहेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड करेंगे। अब ये होता क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होता है जो कंपनी बियर करती है, ठीक है? कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चे जो छोटे मोटे खर्चे कंपनी में होते हैं और कंपनी बियर करती है, वो एक्सपेंसेस होते हैं एक्सप्लिसिट। ये क्लियर है? तो ये इकोनॉमिक में भी आएगा और अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी आएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ इस कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट में इम्प्लिसिट को भी ऐड करते हैं। इम्प्लिसिट क्या होता है? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था, याद है? एक एक्स्ट्रा का प्रोडक्शन करने के लिए अगर दूसरे को हमने सैक्रिफाइस कर दिया तो जो सैक्रिफाइस अमाउंट है वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैं बिजनेस कर रही हूँ, सपोज ये मेरी बिल्डिंग है और मैं इस पे अपना बिजनेस सेटअप कर रही हूँ, तो अगर ये मेरी बिल्डिंग है, मेरी ना होती, मैंने रेंट पे लिया होता तो इस बिल्डिंग का रेंट जाता ना, तो वो रेंट क्या हो गया? वो बच गया, वो रेंट मैंने बियर किया ना, तो दैट विल बी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो हम इकोनॉमिक प्रॉफिट में ऐड करते हैं, ठीक है? तो जब प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट में दोनों ऐड होंगे। एमसीक्यूज बन सकते हैं इससे, ठीक है? ये याद रखना, हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड के बारे में भी सोचते हैं, हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं, पोल्यूशन ना हो इस पर फोकस करते हैं, हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी में लोगों को, ठीक है? सोशल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, एक कम्युनिटी पार्क खोल देते हैं, कि पार्क बना देते हैं, फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटीज दे देते हैं, है ना? तो ये फैसिलिटीज आती हैं इनकी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में हम फोकस करते हैं एम्प्लॉयज को,
कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम फेयर रेम्यूनरेशन दें, फेयरली उनको डील करें, उनके साथ किसी तरीके का मिसबिहेवियर ना हो, अनइक्वालिटी वाली सिचुएशन ना आए, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिले। तो हमारे एम्प्लॉयज पर भी हमें फोकस करना है, तो वो आएगा हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में कि जो भी हम फेयर डीलिंग कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज के साथ फेयरली होना चाहिए सब कुछ। नेशनल ऑब्जेक्टिव, अब हम नेशन के बारे में बोल रहे हैं ना, पूरी इकोनॉमी के बारे में बोल रहे हैं कि हमें नेशनल प्रायोरिटीज भी रखनी चाहिए, किसी तरीके के दूसरे नेशन पर हमें अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, जो भी हमारे स्किल फॉर्मेशन स्किल्स पर वर्क करना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं रखनी है। तो नेशन के बारे में हम सोच रहे हैं, हमारे देश के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, तो वो होगा हमारा नेशन ऑब्जेक्टिव। डन। अब इसमें छोटे छोटे दो चीजें और गिवन है। क्या गिवन है? कंस्ट्रेंट्स बोल रहा है ये कि कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ बाधाएं आती हैं। किस तरीके की बाधाएं आती हैं जब हम बिजनेस को रन करते हैं। और नीचे दे रखी है एंटरप्राइज प्रॉब्लम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। एंटरप्राइज एक्शन में भी कंस्ट्रेंट बाय मेनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो अड़चन पैदा कर देते हैं बहुत बार। जैसे लैक ऑफ नॉलेज, हमें नॉलेज ही नहीं है कि हमें कौन सा बिजनेस चलाना है, कौन सा बिजनेस करना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कैसे किसी बिजनेस को रन कर सकते हैं। इवन बिजनेस सेटअप करने के बाद हमें नॉलेज ही नहीं है, बिजनेस तो हमने खोल लिया जोश जोश में, हमें यही नहीं पता बिजनेस को चलाना कैसे है, कैसे चलाएंगे, सर्वाइवल कैसे होगा उसका। नेक्स्ट देखिए, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द स्टेट। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने किसी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, या ट्रेड यूनियन जो है, ठीक है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, या कोई लेबर प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ये इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर नहीं है। जैसे फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रहे हैं, बिजनेस जब ओपन होता है, कोई भी इंटरप्राइज होता है, तो वो ये सब डीलिंग करके रखते हैं। उनकी लाइट्स जाती हैं क्या? पावर कट्स होते हैं उनके? नहीं होते ना। अगर फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रहे हैं, हमारे इवन लेबर अवेलेबल नहीं हो रहे, हमारे पास रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा, ये छोटी छोटी बाधाएं हैं, सप्लायर से हमारे कॉन्टैक्ट अच्छे नहीं है, तो प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट होगी ही होगी। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक कंडीशंस की हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज है, किसकी बात करें यहाँ पर? एक्सटर्नल फैक्टर्स की, नेचुरल कैलामिटीज की, गवर्नमेंट फैक्टर्स की, ठीक है। नेक्स्ट फिर इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हर एक इंटरप्राइज में क्या करती हैं? बाधा बन जाती हैं, प्रॉब्लम या रोड़े अटकाती हैं। अब देखो जो आगे दे रखा है इंटरप्राइजेस प्रॉब्लम, ये क्या है? ये होता है शुरू से लेकर लाइफ टाइम या बंद होने तक जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, चलती रहती है। जैसे रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब हमने पीछे पढ़े थे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कि मुझे इस ऑब्जेक्टिव पर चलना चाहिए या इस ऑब्जेक्टिव पर चलना चाहिए, मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर चलना है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चलना है तो मुझे प्राइस ज्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर चलना है, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, सॉरी प्राइस कम करना पड़ेगा, मार्जिन मुझे कम रखना पड़ेगा ताकि सेल्स बढ़ाया जा सके। तो दोनों ही विपरीत हो गए ना, एक दूसरे के ऑपोजिट में चले गए, तो वहां पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। देन लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्रॉब्लम, साइज ऑफ द प्लांट, क्लियर हो रहा होगा नहीं कि कहाँ मेरा लोकेशन हो, प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए जहां पर मेरी सेल हो सके। ऐसा नहीं है अगर मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो पोल्यूशन जिसका लेवल होगा, तो मैं इन बिटवीन किसी विलेजेस या रेसिडेंशियल एरियाज के पास नहीं हो सकता। साइज कितना होना चाहिए प्लांट का, वो सारी चीजों के बारे में एंड ऑफ द टाइम तक ये चलता रहता है। सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज, इसमें हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं कि किस तरीके के मुझे इक्विपमेंट्स रखने हैं, कितने इक्विपमेंट्स लाने हैं, कहाँ कहाँ उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। रिलेटिंग टू फाइनेंस, फाइनेंस, ठीक है, क्लियर होगा। रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं कि इसके अंडर ये लोग काम करेंगे, इसके अंडर ये लोग काम करेंगे, तो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन किसके अंडर आता है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, ठीक है। तो वो चीजें डिसाइड करना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि कौन काम करेगा और कौन किसके अंडर काम करेगा। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग, मार्केटिंग कहाँ से शुरू करनी है, कब करना है, कौन से मेथड यूज करने हैं, कौन से टूल्स यूज करने हैं, किसको हायर करना है, अरे बाप रे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केटिंग की, सबसे बड़ी है ना। पढ़े थे हमने, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। अभी पढ़ के आए। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द लीगल फॉर्मेलिटीज, हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। जैसे टैक्सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं
तो हमें सारी अथॉरिटीज के साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है, लॉज है, तो ये सब है, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हमें मेंटेन करके रखना है, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनका कोऑपरेशन कैसे होगा, ठीक है। हाँ हाँ, कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होना चाहिए हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में हम काम कर रहे हैं, या प्रॉब्लम ऑफ विनिंग को। इंडस्ट्रियल रिलेशन बाहर से नहीं होता, इंडस्ट्रियल रिलेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन से होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉयज के साथ बेटर रिलेशन हो, ठीक है। बार बार अगर एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर रहे हैं तो गलत चीज है ना, हमें आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर कोऑपरेशन करना चाहिए, वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रॉपर जो भी लेबर है उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, लेबर यूनियंस बन जाती हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं आने देनी चाहिए। तो वो सब हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आते हैं, ठीक है। डन? एनी डाउट्स टिल नाउ? नो मैम। कल हम करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। कल खत्म